ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। बच्चों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 7th का, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट, यहाँ पे पास्ट का मतलब है मेडिवल टाइम, मध्यकाल। तो मेडिवल टाइम में फॉरेनर, अजनबी या परदेसी किसको कहा जाता था? द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन। अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो आज जो आदमी इंडिया से किसी बाहर दूसरे देश का है उसे हम फॉरेनर कहते हैं। लेकिन मेडिवल पीरियड में ऐसा नहीं था। मेडिवल पीरियड में कोई इंसान जो दूसरे गांव का होता था, किसी दूसरे समाज का होता था, ठीक है, जिसको लोग नहीं जानते होते थे, तो उसको लोग फॉरेनर बोल देते थे, अजनबी बोल देते थे या परदेसी बोल देते थे। ठीक है, फॉरेनर तो खैर इंग्लिश का शब्द उस टाइम नहीं बोलते थे, आपकी बुक इंग्लिश में है इसलिए फॉरेनर वर्ड यूज हुआ है, अजनबी परदेसी बोलते थे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, हु वाज कंसिडर्ड एज फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट यानी कि मेडिवल टाइम में फॉरेनर किसको बोलते थे? तो जो किसी दूसरे गांव का होता था, जिसको लोग नहीं जानते होते थे, उसको लोग फॉरेनर, परदेसी बोलते थे। ठीक है, सो इन दिस सेंस फॉरेस्ट ड्वेलर वाज अ फॉरेनर फॉर द सिटी ड्वेलर। तो इस हिसाब से जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनमें से कोई इंसान शहर में आता है तो वो फॉरेस्ट ड्वेलर, सिटी ड्वेलर, शहर में रहने वाले लोगों के लिए क्या होगा? फॉरेनर होगा, परदेसी होगा। ठीक है, तो ये है, सीधा सीधा ये समझो, मेडिवल टाइम में जो आदमी किसी दूसरे गांव का होता था उसको भी वो लोग परदेसी कह देते थे, फॉरेनर कह देते थे और अजनबी कह देते थे। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700। भाई हमें 700 के बाद इंस्क्रिप्शन नहीं मिलती, गलत बात, हमें मिलती है। ठीक है, मराठाज असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मेडिवल टाइम में क्या मराठों ने अपनी पावर बढ़ाई थी? बिल्कुल, ये सही है, ट्रू। ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर वर समटाइम पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट। जब भी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, खेतों को बढ़ाया जाता, गाँव को, खेतों को बढ़ाया जाता, तो जो है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनको बाहर धकेल दिया जाता था। ठीक है, उनसे वो जमीन खाली करा ली जाती थी। ये सही है, ऐसा मेडिवल टाइम में हुआ है, खूब होता था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। क्या जो गयासुद्दीन बलबन सुल्तान था उसने असम, मणिपुर और कश्मीर का भी एरिया जीत रखा था, उसको भी कंट्रोल कर रखा था? तो नहीं, इट इज़ फॉल्स। तो यहाँ बच्चों सारे आंसर हैं। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन हमें 700 के बाद भी मिलती हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मराठाओं ने अपनी पावर बढ़ाई थी, बिल्कुल, सेकंड वाला जो है वो ट्रू है मेडिवल टाइम में। थर्ड है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को उनकी ज़मीनों से बाहर धकेला जाता था एग्रीकल्चरल फील्ड बनाने के लिए, वहाँ पे गांव बसाने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर, कश्मीर को कंट्रोल करता था? नहीं, ये गलत है, फॉल्स है। ठीक है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स। आर्काइव आर द प्लेसेस वेयर ब्लैंक आर केप्ट। भाई आर्काइव वो जगहें होती हैं जहाँ रखा जाता है, क्या रखा जाता है? तो आर्काइव में मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं। ठीक है, अगला है, ब्लैंक वॉज 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। कौन था 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर? तो जियाउद्दीन बर्नी था। कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वर सम ऑफ द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। भाई इस पीरियड के दौरान, ये जो 1000 सालों का पीरियड है ना, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, 700 to 1750, ठीक है, 700 से 1750 का जो समय है, इसमें हमारे सब कॉन्टिनेंट में कौन सी नई क्रॉप्स आई थी? तो भाई पोटैटो इसी समय आया, आलू, कॉर्न, मक्का इसी समय आया, चिलीज, मिर्च वो इसी समय आई, टी और कॉफ़ी, और 2 बेवरेज मतलब पीने लायक पेय पदार्थ, तो टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, ये भी इसी टाइम में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है बच्चों, ये हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। भाई इस समय में कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस सब कॉन्टिनेंट में आई? ठीक है, तो देखते हैं कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे। तो
पहला है पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। खेती के मामले में हमने क्या यूज करना शुरू किया? पर्शियन व्हील। ठीक है। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग यानी कि बुनना, है ना, रुई से धागा बनाना फिर कपड़े बुनना। तो वीविंग के मामले में हमने स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल शुरू किया। और लड़ाई, कॉम्बैट, कॉम्बैट में हमने फायर आर्म्स शुरू किए थे। अब ये चीज़ें क्या हैं, मैं इनकी इमेजेस आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है क्या, ये क्या है? पर्शियन व्हील। ठीक है, पर्शियन व्हील। और ये कहाँ यूज़ होता था? एग्रीकल्चर में। देखो ये एक बड़ा सा पहिया है और इसके बहुत सारी बाल्टियाँ जुड़ी हुई हैं। ये पहिया घूमता था, है ना, तो इसको ये लोग घुमाते थे किसान। और उसके बाद इन बाल्टियों में पानी भर जाता था और वो पानी ये बाल्टियाँ उठाती कहाँ से हैं? किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से, किसी कुएं से, झील से, तालाब से। और फिर उसे उड़ेल कहाँ देती हैं? उसे उड़ेल देती हैं एक वाटर चैनल में, और उस नाली से पानी होता हुआ खेतों तक पहुंच जाता था। ठीक है। उसके बाद ये है चरखा, गांधी जी का चरखा, आपने काफ़ी देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। तो ये चरखा है ना। तो ये चरखा इन्हीं 1000 ईयर्स के दौरान हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, कपड़ा बुनने के लिए, धागा, कॉटन से धागा बनाने के लिए यूज़ होता था। उसके बाद नेक्स्ट है कैनन, फायर आर्म, फायर आर्म। तो ये देखो फायर आर्म का एक एग्जांपल है कैनन। तो कुछ तरह की बंदूकें और कुछ तोपें वगैरह इस टाइम पे यूज़ होनी शुरू हुई थी। उनमें वो लोग बारूद डालते, गोला डालते और उनको चलाते। फायर आर्म, आग फेंकने वाले हथियार, है ना। तो इस तरह के हथियार यूज़ होना शुरू हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड? इस समय में रिलीजियस डेवलपमेंट, धर्म के मामले में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए? ठीक है, तो धर्म में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज स्टार्टेड, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयलिटी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास, प्रीस्ट, डोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी वर द न्यू चेंजेस। तो देखो पहले पॉइंट में क्या है कि वर्शिप, पूजा शुरू होती है कुछ नए देवी देवताओं की। जो रॉयलिटी हैं, जो राजा लोग हैं, वो बहुत सारे मंदिर बनवाने लगते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों की और पुजारियों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो नए देवी देवताओं की पूजा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, राजा जनता में अपना प्रभाव फैलाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाने लगते हैं। ठीक है, और ब्राह्मणों की और पुजारियों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक बदलाव आया। पॉइंट नंबर 2 देखो, ब्राह्मणास इंपॉर्टेंस ग्रू ड्यू टू देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर्स। तो ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ी थी? क्योंकि उनको संस्कृत की नॉलेज थी और राजा लोग उनको संरक्षण देते थे, अपने दरबार में रखते थे, यज्ञ हवन करवाते थे, है ना, उनसे टाइटल वगैरह गेन करते थे, ये सब चीज़ें वो लोग करते थे। पॉइंट नंबर 3 है आइडिया ऑफ भक्ति इमर्ज्ड अमंग पीपल, लोगों के बीच भक्ति का जो आइडिया है वो पॉपुलर हुआ। भक्ति क्या मतलब? बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी टेंशन के अपने भगवान की पूजा करना, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, ये भक्ति है। तो ये विचार उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। पॉइंट नंबर 4, द मर्चेंट्स एंड इमिग्रेंट्स ब्रॉट विद देम द टीचिंग्स ऑफ कुरान, होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। तो उस टाइम जो यहाँ आने वाले जो व्यापारी लोग थे, जो अरेबियन रीजन से, साउथ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है, वहाँ से आए, जहाज़ों के जरिए, पैदल यात्री, जो भी हमारे देश के साथ व्यापार करते थे, सब कॉन्टिनेंट के साथ व्यापार करते थे, तो वो सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग उनमें से क्या लेकर आए? कुरान की टीचिंग्स लेकर आए। कुरान जो कि मुस्लिम्स की होली बुक है ना, एक पवित्र किताब है। और एक नया रिलीजन, पॉइंट नंबर 5, एक नया रिलीजन आया सब कॉन्टिनेंट में। वो कौन सा था? वो था इस्लाम। तो ये चीज़ें उस वक्त नज़र आई धर्म के मामले में। नए देवी देवताओं की पूजा, मंदिर बनना शुरू, ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ठीक है, और जो है भक्ति का आइडिया जो है वो इमर्ज हो गया, और कुरान की टीचिंग्स हमारे सब कॉन्टिनेंट में आई, और इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ। ये सारी चीज़ें हुई धर्म के मामले में। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज? देखो भाई, किस तरीके से जो टर्म है हिंदुस्तान, उसका मतलब सेंचुरीज में, अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। तो हिंदुस्तान जो टर्म है, इसका मीनिंग चेंज होता रहा है शताब्दियों के हिसाब से, सेंचुरीज के हिसाब से। तो कैसे चेंज होता रहा है? जो शब्द हिंदुस्तान है ना, इसका मीनिंग एक जैसा नहीं रहा।
अलग अलग समय में लोगों ने इसका अर्थ अलग अलग निकाला है। कैसे, चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में एक यहाँ पे एक क्रॉनिकलर है, कौन, मिनहाज शिराज। तो 13वीं सेंचुरी में मिनहाज शिराज ने हिंदुस्तान का क्या मतलब निकाला भाई। 13वीं सेंचुरी में मिनहाज शिराज ने हिंदुस्तान को बताया कि भाई हिंदुस्तान वो एरिया है जो पंजाब और हरियाणा में आता है, ठीक है, और गंगा और यमुना दो आब के बीच में है। ये जो दो नदियां हैं ना, गंगा और यमुना, इन दोनों के बीच जो दोआब है उसके बीच में है, ठीक है। और ही यूज्ड दिस टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस वेयर अ पार्ट ऑफ डोमिनेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान वो एरिया जहां दिल्ली के सुल्तान राज किया करते थे, बस उनके एरिया को उसने हिंदुस्तान कहा है, ठीक है। और साउथ इंडिया इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं हुआ। तो मिनहाज शिराज का हिंदुस्तान काफी छोटा हिंदुस्तान है। मिनहाज शिराज ने हिंदुस्तान सिर्फ उतने एरिया को कहा है जो कि पंजाब हरियाणा वाला हिस्सा है, गंगा यमुना के बीच आता है, ठीक है। पॉलिटिकली उसने इसका इस्तेमाल किया है और साउथ इंडिया इसमें कभी भी शामिल नहीं हुआ, ठीक है। अगला है, इन द 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, फोना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर 16th सेंचुरी में बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है इस देश के लिए। तो बाबर ने कैसे हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया है? बाबर ने यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का फोना यानी कि जो एनिमल लाइफ है उसको, और यहाँ के कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए, तो इन तीन चीज़ों के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखो 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो यूज द टर्म हिंद इन द सेम सेंस एज बाबर। फिर 14th सेंचुरी में क्या होता है, अमीर खुसरो जो एक पोइट है उसने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन वो शब्द था हिंद। उसने इस सब कॉन्टिनेंट के लिए हिंद शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और उसका मतलब वैसा ही था जैसा बाबर का था, ज्योग्राफी और कल्चर को दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स ऑफ द टर्म इंडिया डज टुडे। देखो उस टाइम पे, उस वक्त पे इन्होंने हालांकि मिनहाज शिराज ने थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया है, लेकिन ज़्यादातर समय पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग इसका नहीं लिया गया उस वक्त। नेशनल मीनिंग का मतलब क्या हुआ? नेशनल मीनिंग का मतलब ये हुआ कि उस वक्त जब ये लोग हिंदुस्तान बोलते थे तो इसको एज ए देश ट्रीट नहीं करते थे, ठीक है। नेशनल मीनिंग्स इसका नहीं लिया गया कभी भी। लेकिन आज का जो हिंदुस्तान है, आज अगर कोई आदमी हिंदुस्तान बोलता है तो आज के हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ? हमारा पूरा का पूरा देश, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इंक्लूडिंग आवर बोथ द आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा हिंदुस्तान आज हमारा आज का हिंदुस्तान है, जिसे हम भारत और इंडिया भी कहते हैं। तो वक्त के हिसाब से, सेंचुरीज के हिसाब से हिंदुस्तान टर्म का मीनिंग बदलता रहा है। मिनहाज शिराज ने हिंदुस्तान सिर्फ कहा है गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र को, जो सुल्तानों के अंडर में आता था। फिर बाबर ने हिंदुस्तान यहाँ की ज्योग्राफी कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया, ठीक है। अमीर खुसरो ने हिंद टर्म यूज़ किया है बाबर की ही तरह। और फिर हिंदुस्तान जो है इसका नेशनल मीनिंग उस वक्त नहीं था, ठीक है। और लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो इसका एक नेशनल मीनिंग है, हमारा एक पूरा देश है और पूरा का पूरा हमारा इंडिया हिंदुस्तान कहलाता है ना। ये हो गई बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर द अफेयर्स ऑफ जाति रेगुलेटेड। भाई जाति के अफेयर्स, जाति के अंदर कोई मैटर, कोई मसले अगर उठते थे मेडिवल टाइम में, मध्यकाल में, तो वो कैसे डील किए जाते थे, कैसे रेगुलेट किए जाते थे, कैसे सुलझाए जाते थे, ठीक है। तो ये देखो, जातिज फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेडिवल टाइम में जातियों ने अपने खुद के रूल रेगुलेशंस बनाए हुए थे। हर जाति, एक अलग जाति के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। देयर वर असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत। तो उस वक्त जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो अपनी असेंबली करते थे, वहाँ अपनी जाति के लोगों को बिठाते थे और उनके मैटर सॉल्व करते थे, और वो जो असेंबली बनती थी उसको जाति पंचायत कहते थे, ठीक है। इट इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जाति पंचायत सारे रूल रेगुलेशन बनाती थी, उनको लागू कराती थी। जातिज वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। और जाति गांव के भी नियमों को मानती थी। और सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय चिफ्टियंस। और कुछ गांव पे चिफ्टियंस, गांव के सरदार, रूलिंग करते थे।
तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ आर द अफेयर्स ऑफ जाति रेगुलेटेड, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर बनेगा क्या, कि अफेयर्स ऑफ जाति वर रेगुलेटेड बाय जाति पंचायत। ये जो 5 पॉइंट बने हैं इसका मतलब यही है, ठीक है, क्या है कि जातियों ने अपने अपने नियम बना रखे थे और वहाँ पे जाति पंचायत नाम की असेंबली होती थी, ठीक है, और जाति पंचायत में उनके मैटर डील किए जाते थे, ठीक है। तो अफेयर्स ऑफ जाति वर रेगुलेटेड बाय जाति पंचायत, ठीक है। और गांव में अपने अपने लोग जो चीफ्टियंस होते थे, गांव के हेड होते थे, मुखिया होते थे, वो गांव का प्रशासन संभालते थे, ठीक है, ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। पैन रीजनल एम्पायर का मतलब क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं भाई। द टर्म पैन रीजनल एम्पायर इज रेफर टू एज एन एम्पायर स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। तो पैन रीजनल एम्पायर वो एम्पायर है जो डिफरेंट एरिया में, जो तरह तरह के एरियाज में फैला हुआ है, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, जहाँ अलग अलग तरह की ज्योग्राफी है, ठीक है, और अलग अलग दूर दराज के बहुत सारे एरियाज हैं उसमें। तो द टर्म पैन रीजनल एम्पायर इज रेफर टू एज एन एम्पायर स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। स्पैनिंग डाइवर्स रीजन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस आंसर में। तो पैन रीजनल एम्पायर वो एम्पायर है जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग डाइवर्सिटी वाले एरियाज में फैला हुआ है, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे कि मुगल एम्पायर, ये एक पैन रीजनल एम्पायर था। चोला एम्पायर, ये भी एक पैन रीजनल एम्पायर था। खलजी के अंडर जितना भी एरिया आता था एक पैन रीजनल एम्पायर था, ठीक है। और तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी थी, उसने जो एम्पायर मेंटेन किया था वो भी पैन रीजनल एम्पायर था, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। भाई जब भी कोई आदमी हिस्टोरियन बनता है और वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना शुरू करता है, उनको समझना शुरू करता है और इतिहास लिखना शुरू करता है, तो उसको क्या दिक्कतें आती हैं, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज़ करने में क्या दिक्कतें आती हैं। देखो पहली दिक्कत तो यही है कि इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड समवन्स हैंड राइटिंग। किसी दूसरे आदमी की हैंड राइटिंग समझना कभी कभार बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। एक बात ये आप खुद ही देखो, कई बार आप अपने फ्रेंड की नोटबुक लेते हो अपना कुछ काम पूरा करने के लिए, और कई वर्ड्स कई सेंटेंसेस आप समझ नहीं पाते, ठीक है, ऐसा होता है, और डिपेंड करता है कि राइटिंग कैसी है ना। ये हो गई बात। पॉइंट नंबर 2, sometimes scribes used to make small changes while copying any manuscript. These changes create difficulties to know about the original document. देखो उस जमाने के जो स्क्राइब्स होते थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करते थे, तो वो लोग कभी कभी लिखते हुए कुछ चेंजेस कर देते थे, कुछ वर्ड्स को चेंज कर देते थे, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस बदल देते थे। कई बार आप भी ऐसा करते हो, जब लिखना होता है परंतु, लेकिन उसको शॉर्ट पर लिखते हुए आप आगे बढ़ जाते हो, है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो जब स्क्राइब, उस टाइम के जो स्क्राइब्स हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में चेंज कर देते थे, तो हिस्टोरियंस को उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कई बार एक ही इवेंट के बारे में कुछ कुछ अलग अलग कहानियाँ होती हैं, है ना, तो हिस्टोरियंस को वो चीज़ें फिर समझनी मुश्किल हो जाती हैं कि भाई सच क्या है, असली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, असली बात क्या थी, है ना, उनको कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट से पढ़नी पड़ती है। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकलर्स एट डिफरेंट टाइम्स। The 14th century chronicler Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. देखो कई बार क्या होता है, कई बार उस वक्त के जो ऑथर्स होते थे, जो राइटर्स होते थे, वो अपने ही डॉक्यूमेंट को अपडेट कर देते थे, ठीक है। एक किताब उन्होंने कभी लिखी और उसके 2-3 साल बाद या उसके कुछ समय बाद वही किताब फिर से लिख दी, ठीक है, उसमें कुछ नई बातें ऐड कर दी। तो हिस्टोरियंस को जब इस तरह की बुक्स मिलती हैं, इस तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई इनमें से ओरिजिनल वाली कौन सी है, सही कौन सी है। एक एग्जाम्पल भी दिया है, 14th सेंचुरी का एक क्रॉनिकलर था जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में एक जो है बुक लिखी और 2 साल बाद वही बुक फिर से लिख दी कुछ अपडेशन के साथ, ठीक है, और उसके बारे में इतिहासकारों को पता ही नहीं था, बहुत बाद में पता चला, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत है राइटिंग समझने की, राइटिंग समझ में नहीं आती। दूसरी दिक्कत है जो स्क्राइब्स होते थे वो चेंजेस कर देते थे, ठीक है, तो उन बदलावों को समझना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक। वो तीसरी बात है कि जो उस टाइम के जो राइटर्स होते थे, ऑथर्स होते थे, वो अपने ही डॉक्यूमेंट्स को
अपडेट कर देते थे, ठीक है, उसको रीराइट करते थे और दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार कर देते थे। तो इससे हिस्टोरियंस को दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और भी है बच्चों, एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, क्या कि कई बार ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं ये हल्की फुल्की खराब हो जाती हैं, इनके कुछ पेजेस का कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो हिस्टोरियन को फिर गैस करना पड़ता है कि भाई यहाँ क्या लिखा होगा, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो ये दिक्कतें भी हिस्टोरियंस को आती हैं, ठीक है, ये चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स। हिस्टोरियन जो है अलग अलग पीरियड्स में पास्ट को, इतिहास को कैसे डिवाइड करते हैं। डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, क्या ऐसा करने में उनको कोई दिक्कत भी आती है। चलो देखते हैं। तो हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। देखो, समय जो होता है ना, उसमें हर अलग अलग समय में क्या होता है कि कुछ अलग तरह की इकोनॉमी होती है, कुछ अलग तरह का समाज होता है। तो हिस्टोरियंस पास्ट को डिवाइड करते हैं बेसिकली इन दो फैक्टर पे, एक तो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे और दूसरा सोशल फैक्टर्स पे, ठीक है। तो इन दो बेसिस पे हिस्टोरियंस यूजुअली इतिहास को या पास्ट को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। अलग अलग पीरियड्स जैसे कि एंशिएंट टाइम हो गया, मेडिवल टाइम हो गया, मॉडर्न टाइम हो गया, ये सब, ठीक है। अब इसे करने में दिक्कत क्या है, तो इसमें दो दिक्कतें हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस कीप टेकिंग प्लेस, हेंस डेफिनेट बाउंड्रीज कैन नॉट बी ड्रॉन। देखो बच्चों, वक्त चलता जाता है, वक्त के साथ लोगों का पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, तो इकोनॉमिक चेंजेस भी हैं जो हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। और समाज भी साथ साथ चलता रहता है, सोशल चेंजेस होते रहते हैं। राजा आए, राजा गए, उन्होंने कुछ बदलाव किया, नए कानून बनाए, लोगों में कोई रीति रिवाज जो है पनपना, कोई बढ़ना शुरू होता है, कुछ रीति रिवाज नए आते हैं, कुछ पुराने चलते रहते हैं। तो इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, समय के साथ चलता रहता है। तो इनके बीच में एक डेफिनेट बाउंड्री बनाना बड़ा दिक्कत वाली बात है। ये बताना कि भाई ये इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस यहाँ पे ख़त्म हो गए और यहाँ से कुछ एकदम से नई शुरू हो गए। तो समय चलता रहता है, समय के साथ इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस होते रहते हैं, उनके बीच में बाउंड्री लगाना ये बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, दीज पीरियड्स आर कंपेयर्ड विद मॉडर्निटी। हिस्टोरियंस और सभी लोग क्या करते हैं, वे इन पीरियड्स को, इतिहास के इन समयों को, इन पीरियड्स को मॉडर्निटी के साथ कंपेयर करते हैं हमेशा। मॉडर्निटी का मतलब क्या हुआ, मॉडर्निटी से लोग ये सेंस निकालते हैं प्रोग्रेस से, मतलब हम तो मॉडर्न हो गए भाई, हम तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, ठीक है। तो मॉडर्निटी को प्रोग्रेस से के साथ जो है आंका जाता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट देयर वॉज नो प्रोग्रेस बिफोर, विच इज़ नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एंशिएंट टाइम में और मेडिवल टाइम में तो कोई प्रोग्रेस हुई ही नहीं, क्योंकि हमने तो नाम रख दिए ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें प्रोग्रेस वाली हिस्ट्री तो हमें एक ही नज़र आती है, मॉडर्न, है ना। तो ये दिक्कत है इसके साथ। जबकि एंशिएंट टाइम में भी ये देखो कितनी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं, कितनी शानदार साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, है ना। मेडिवल टाइम में भी कितनी चीज़ें हुई हैं, कितनी शानदार बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई हैं, ये सब। तो उस टाइम में भी साइंस थी, उस टाइम में भी आयुर्वेद था, उस टाइम में भी आर्किटेक्चर को लेके शानदार काम हुए हैं, जैसे कि आज भी नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इतनी शानदार चीज़ें उस वक्त हुई हैं, आपने क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इस बार भी कुछ आप पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हुई हैं बच्चों। तो हर बार इतिहास के हर समय को मॉडर्निटी के साथ कंपेयर करना और ये मानना कि वो तो उस वक्त तो कोई प्रोग्रेस हुई ही नहीं, ये एक गलत बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस हुआ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।